जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में उदयपुर जिले को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने उदयपुर जिले की 2 क्लासें ले चुके हैं। आज की क्लास के बाद अपन उदयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न इस पहले डिटेल देख लेते हैं, जो आगे अपने बच गया था उसको पूरा कर लेते हैं। तो कल वाली क्लास में मंदिर, छतरियां, महल ये अपन ने देखे थे। उसके आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चित्र शैलियां, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। प्रमुख चित्र शैली, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन उदयपुर चित्र शैली या मेवाड़ चित्र शैली। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। मेवाड़ चित्र शैली का आरंभ जो है महाराणा कुंभा के काल को माना जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक विकास का समय माना जाता है। और मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र की बात करें तो 1260 ईस्वी में महारावल तेज सिंह के समय रावल तेज सिंह के समय चित्रित किया गया, और उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और आहाड़ में चित्रित किया गया। इसके चित्रकार का नाम है कमलचंद। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है, तो बताएंगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और रावल तेज सिंह के समय यह चित्रित किया गया 1260 में। इसके साथ ही मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासनाहचर्यम। ये 1423 में महाराणा मोकल के समय हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। देलवाड़ा में यह चित्रित किया गया था। तो दोनों ग्रंथों का नाम ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, रावल तेज सिंह के समय 1260 में कमलचंद के द्वारा, और दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपासनामचर्यम, ये मोकल के समय 1423 में हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया देलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, किस शासक के काल को मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासन काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्तेरोरी ओवरी नामक एक संस्था खोली, विद्यालय खोला है, और इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। तस्वीरारों कारखानों किसे कहा जाता है, तो जो जगत सिंह ने यहाँ पर एक विद्यालय खोला था तस्वीरारों ओवरी, उसको तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्र, ये जो है ग्रंथ है जो पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया पंचतंत्र है। इसी पंचतंत्र ग्रंथ पर आधारित है कलीला दमना जो चित्र बनाए गए उदयपुर शैली में। कलीला दमना नामक चित्र बनाए गए, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है ये कलीला दमना। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है कलीला दमना, जो एक रूपात्मक कहानी है। इसमें एक राजा जो शेर होता है और 2 मंत्री गिद्धड़ होते हैं, कलीला दमना, इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। मेवाड़ चित्रकला पर गुर्जर शैली और जैन शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। मनोहर है, साहिबदीन ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार हुए थे साहिबदीन, जिन्होंने कलीला दमना चित्र बनाया था। कृपाराम है, उमरा आदि
मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। तो ये अपन ने देखी थी मेवाड़ चित्रशैली। चलिए आगे बात करते हैं चावंड शैली। मेवाड़ स्कूल के अंदर ही एक शैली आती है चावंड शैली। देखिए मेवाड़ जो चित्र शैलियाँ हैं इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। उन्होंने अलग अलग स्कूलों में बांटा था, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल है ना, डूंडाड़ स्कूल, और एक अपना हो जाएगी हाड़ौती स्कूल। तो इस मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियाँ आती है? तो आपके उदयपुर चित्र शैली आ जाएगी, आपके चावंड चित्र शैली आ जाएगी, नाथ द्वारा हो जाएगी, नाथ द्वारा चित्र शैली, सापरा चित्र शैली, एक आपके सापरा हो जाएगी, और देवगढ़ हो जाएगी, शाहपुरा और देवगढ़। ये चित्र शैलियाँ मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो चावंड चित्र शैली, चावंड चित्र शैली की बात करें तो चावंड चित्र शैली का विकास जो है महाराणा प्रताप के समय हुआ था। यस, चावंड चित्र शैली, इस चावंड चित्र शैली का आरंभिक विकास किसके समय प्रारंभ हुआ? तो बताएंगे महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्र शैली का विकास हुआ था। चावंड जो है महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही थी। 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी, जो आगे 30 वर्षों तक 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहती है चावंड। तो यहीं पर चावंड चित्रशैली का आरंभ हुआ, और चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकार का नाम है नसीरुद्दीन, जिसे निसारदी भी कहते हैं, और इनके द्वारा जो चित्रित ग्रंथ है वो है रागमाला। रागमाला किसके द्वारा चित्रित किया गया? नसीरुद्दीन या निसारदी के द्वारा चित्रित किया गया अमर सिंह प्रथम के समय। तो ये थी चावंड चित्रशैली। फिर बात करते हैं प्रमुख मेले। उदयपुर के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से है? तो ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला कहाँ पड़ता है? दुलेव गांव उदयपुर। ऋषभ देव जी, इनको केसरियानाथ जी भी कहते हैं, केसरियानाथ जी। और ये प्रथम जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है, उनकी मूर्ति है। आदिनाथ जी का मंदिर है, कोयल नदी के तट पर है, जिसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इनको केसरियानाथ जी कहते हैं। और इसमें आदिनाथ भगवान जो ऋषभ देव जी है उनकी मूर्ति काले संगमरमर पत्थर की लगी हुई है, इसलिए इनको कालाजी भी कहा जाता है, कालाजी भी कहा जाता है। तो इनका मेला लगता है ऋषभ देव जी का चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को मेला भरता है। आदिनाथ जी जयंती, ऋषभ देव जयंती भी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसी अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है। ये हिंदू और जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ऋषभ देव जी का मेला। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख सभ्यताओं की बात करें। सभ्यता, उदयपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है? तो बात करते हैं सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? तो बताएंगे उदयपुर जिले में है आहड़ सभ्यता, काफी प्राचीन सभ्यता है। चले, आहड़ ये उदयपुर में आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे। कल अपन ने देखा था कि आयड़ नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो उद्गम से लेकर के उदय सागर झील तक इसको आयड़ नदी कहते हैं, और बाद में इसी नदी को बेड़च नदी कहा जाता है। तो आयल या बेड़च नदी के किनारे ये विकसित हुई। इसका समय माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व से पहले ये विकसित हुई थी। अन्य नाम, आहड़ के अन्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आहड़ के अन्य नाम। किस किस नाम से आहड़ सभ्यता को और पुकारा जाता है? आगाटपुर, आगाटपुर कहते हैं आहड़ सभ्यता को। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं, धूलकोट भी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और बनास संस्कृति, बनास की सहायक नदी
होने के कारण जितनी भी सभ्यताएं बनास नदी की सहायक नदियों में विकसित हुई, बनास या उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है, उसको बनास संस्कृति नदी कहा जाता है। तो अन्य नाम में, इसके उपनाम में क्या क्या देखा था अपन ने? आगाटपुर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आगाटपुर। ताम्रवती नगरी कहते हैं, ठीक है, और धूलकोट कहते हैं बनास संस्कृति। इसकी जो खोज की है, खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1923 में की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की, 1953 में खोज की जाती है। और इसका उत्खनन हुआ था आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया। और सबसे ज्यादा जो इसका उत्खनन किया गया HD सांकलिया के नेतृत्व में। तो 3 आदमियों के नाम भी ध्यान रखेंगे। 1953 में इसकी खोज की जाती है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, और इसका उत्खनन, प्रारंभ में उत्खनन आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, फिर बाद में HD सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें तांबे के उपकरण भी मिले हैं और पत्थर के भी उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाण सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से तांबा और पाषाण के उपकरण मिले हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, है ना। और कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा में भी नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लेकिन आहड़ जो सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, और साथ में उद्योग धंधे भी यहाँ चलते थे। यस, यहाँ इस सभ्यता के लोग तांबे के उपकरण बनाते थे, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता। तांबे के उपकरण बनाते थे इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। यहाँ से मकान में एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण मिले, एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, एक साथ एक घर में 6 चूल्हे बने हुए थे। तो ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता कि यहाँ पर जॉइंट फैमिली चलती थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कितने सारे चूल्हे एक साथ मिलने के हिसाब से। यहाँ अनाज रखने के रूप में गेहूं, अनाज के रूप में गेहूं, ज्वार, चावल, इसके भी प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से मिट्टी के पके हुए मृदबांड मिले, मिट्टी के पके हुए अनाज के जो मृदबांड मिले हैं, सही कर लीजिए इसको, मृदबांड जो मिट्टी के बने हुए होते हैं बर्तन, उसको मृदबांड कहते हैं। मृदबांड मिले, उसे गोरे व कोट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, गोरे व कोट। पटवारी में पूछा हुआ था कि आहड़ सभ्यता से जो मृदबांड मिले हैं, अनाज रखने के मृदबांड मिले, उसे क्या कहते हैं? तो गोरे व कोट कहते हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर रंग लाल व काला होने के कारण लाल व काले मृदबांड वाली सभ्यता भी कहा जाता है। रेड एंड ब्लैक RB है ना, लाल काले मृदबांड वाली सभ्यता। चलो, यहाँ से बेल की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, जिसे बनासिय बुल भी कहा जाता है, बनासियल बुल भी कहा जाता है। आहड़ में यूनानी मुद्राएं भी मिली है, जो 1ली से 3री शताब्दी से पूर्व की मानी जाती है। और बिना हत्थे के जलपात्र भी आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो ये अपने आहड़ सभ्यता की देखी है। आहड़ सभ्यता उदयपुर, आयड़ नदी, बेड़च नदी 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। अन्य नाम भी याद रखना, आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और बनास संस्कृति खोज अक्षय कीर्ति व्यास 1953, उत्खनन RC अग्रवाल, HD सांकलिया। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, तांबा और पत्थर दोनों के औजार मिले। ग्रामीण सभ्यता है, कृषि पशुपालन व्यवसाय है, और एक साथ 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। संयुक्त परिवार प्रथा, गेहूं, ज्वार, चावल, मृदबांड में लाल और काले मिले हैं, और बनासियल बुल मिले, जो बेल मिला है, और यूनानी मुद्राएं और बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली सभ्यता ये है अपनी आहड़ सभ्यता। इस प्रकार से इसके अवशेष मिले हैं ना। चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए, ये है मृदबांड। और कौन कौन सी सभ्यता है उदयपुर में? बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता भी कहाँ है? उदयपुर में। बालातल उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बालातल गांव में एक टीले के उत्खनन से ताम्रपाषाण कालीन के अवशेष मिले हैं बालातल सभ्यता से। और धौली मगरा है, ईसब बाल है, जाडोल सभ्यता, ये भी उदयपुर से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रमुख शिलालेख। प्रमुख शिलालेख की बात करें, उदयपुर से कौन कौन से शिलालेख मिले हैं जिससे जानकारी मिलती है शिलालेखों से? सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख, उदयपुर के गोइल वंश की जानकारी प्राप्त होती है सामोली शिलालेख। नेक्स्ट अपराजित शिलालेख। अपराजित शिलालेख 667 ईस्वी का है अपराजित शिलालेख। स्थान कहाँ से मिला है? ये कुंडेश्वर मंदिर उदयपुर से। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि इसकी कुटिल है। अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी में उदयपुर जिले के नागदा गांव के निकट कुंडलेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित किया गया है और 7वीं शताब्दी के मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है अपराजित शिलालेख। नेक्स्ट नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति एकलिंगनाथ जी के मंदिर से मिली है, 971 ईस्वी की है और ये नरवाहन जो शासक था उनके समय की है। भाषा संस्कृत है, जो लिपि है देवनागरिक लिपि है। अगला चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का और इसके रचयिता रत्न प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र है, उत्खननकर्ता बेलहन है। चीरवे का शिलालेख के समय मेवाड़ के शासक समर सिंह थे, समर सिंह के समय का यह शिलालेख है और चीरवा गांव उदयपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की दीवार, बाहरी दीवार पर यह लेख लिखा हुआ है। चीरवे के शिलालेख में संस्कृत में 51 श्लोकों का वर्णन है जिसमें गोइल वंशीय बप्पा रावल, बप्पा पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के शासकों का इसमें जानकारी की मिलती है। चीरवे शिलालेख में चीरवा गांव स्थित विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए खेतों का अनुदान के विषय का इसमें समावेश किया गया है और मेवाड़ी गोचर भूमि, सत्य प्रथा, शैव धर्म आदि पर यह शिलालेख प्रकाश डालता है। कौन सा शिलालेख था? चीरवा का शिलालेख। नेक्स्ट एकलिंगनाथ जी का मंदिर की प्रशस्ति 1488 में और इसमें सामाजिक, मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट श्रृंगी ऋषि शिलालेख। श्रृंगी ऋषि शिलालेख कैलाशपुरी उदयपुर 1428 और इसकी रचना की थी कवि राजवाणी विलास ने। ये मोकल के समय का, मेवाड़ के शासक मोकल के समय का है जिसने अपनी पत्नी गौरंबिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनाकर इसे प्रतिष्ठापित स्थापना की थी और गोइल वंशी शासक हमीर क्षेत्र सिंह मोकल की भी इसमें जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि राणा लाका ने त्रिस्थली काशी, प्रयाग और गया जाने वाले हिंदुओं के लिए जाने वाले करों को, लिया जाने वाले करों को हटाकर शिव मंदिर का निर्माण करवाया है श्रृंगी ऋषि शिलालेख में। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी का है और जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर के काले पत्थर से ये लिखी गई है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति मेवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट का उल्लेख मिलता है और इसमें हल्दीघाटी युद्ध तथा कर्ण सिंह के समय सिरोंज के विनाश का भी इस जगन्नाथ प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति उदयपुर में 1719 ईस्वी की है, सिसारमा गांव में है। 1719 ईस्वी का पिछला जिले के पास वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है और इसमें यह लिखा हुआ है कि बप्पा जो रावल है वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही चित्तौड़ दुर्ग जीता था। इसकी रचना का रूप भट्ट है और इसमें संग्राम सिंह द्वितीय तथा मुगल सेनापति रणबाज खां के मध्य बांधनवाड़ा के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। तो अपन ने देखे शिलालेखों में कौन कौन से देखे हैं? सामोली शिलालेख, अपराजित शिलालेख, नाथ प्रशस्ति, चीरवा का शिलालेख, एकलिंगनाथ जी, श्रृंगी ऋषि का लेख, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति, ये उदयपुर में स्थित प्रमुख शिलालेख है। नेक्स्ट बात करें
प्रमुख व्यक्ति उदयपुर से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति है? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनका जन्म हुआ था झालावाड़ जिले में, जैन परिवार में हुआ, लेकिन इनकी शिक्षा वगैरह कार्यस्थली सभी मेवाड़ रही है, ठीक है, उदयपुर रही है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। इन्होंने सर्वाधिक समय तक 17 वर्ष तक और सर्वाधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं आपने दी है, 4 बार और 17 बार। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार और सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो है अपने मोहनलाल जी सुखाड़िया। कब से कब तक रहे हैं? तो रहे हैं 1954 से 1971 तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी आपने सेवाएं दी है। और 1982 में बीकानेर में आपका निधन हो जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया का निधन हो गया। तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है और 4 बार 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी है। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, चलो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था 1886 में उदयपुर के कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? चलो आगे लिख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म की बात करें तो 1886 ईस्वी में उदयपुर के कोलियारी गांव में हुआ था। कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ। और उनके ध्यान रखना, इनको एक तो आदिवासियों के मसीहा कहते हैं, आदिवासियों के मसीहा कहते हैं, मसीहा, आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है, बाऊजी, आदिवासियों के मसीहा और बाऊजी भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा ये भी आप ध्यान रखोगे, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया है। एक ही आंदोलन चलाया है, और एक ही आंदोलन को ही बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है, बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। ये था अपने मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट बात करें पंडित उदय शंकर, इनको भारतीय बैलों के जनक माना जाता है। पंडित उदय शंकर को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। 1964 की जो शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है, कोठारी शिक्षा आयोग, वो आपके ही नाम पर, दौलत सिंह जी कोठारी के नाम पर ही कोठारी शिक्षा आयोग है। यस, फिर लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाज से है। ये भारतीय तीरंदाज के कोच पद पर रहे हैं। भक्ति शर्मा, उनको राजस्थान की जलपरी भी कहा जाता है। तो ये अपन ने उदयपुर से संबंधित व्यक्तियों को देखा था। मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल तेजावत, पंडित उदय शंकर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, लिम्बाराम और भक्ति शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, प्रजामंडल की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में। देखो 1938 में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई है? तो एक तो ध्यान रखना, मत्स्य संघ के जो चारों रियासतें हैं वो एक मेवाड़ और एक सापुरा। तो 1938 में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? एक तो मेवाड़, एक अपने सापुरा भिलवाड़ा ना, और मत्स्य संघ की जो चारों रियासतें हैं, चारों रियासतें ABCD याद होगा, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चलो करौली और धौलपुर, ये 6 प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। तो आप 1938 तो याद रह जाएगा। 1938 में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? बलवंत सिंह मेहता। और इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया। प्रमुख सिक्के की बात करें, मेवाड़ रियासत से संबंधित कौन कौन से सिक्के चले थे? चांदोड़ी सिक्के, बेलाड़ी सिक्के, उदयपुरी सिक्के, मुगली, एलची,
चांदोड़ी, स्वरूपशाही, डिंगला और शाह आलमी। एलची सिक्के ये अकबर के द्वारा चलाए गए, ठीक है, अकबर के द्वारा चलाए गए हैं एलची सिक्के। हाँ, तो ये अपन ने सिक्कों की बात कर ली है। फिर बात करें और अन्य तथ्य क्या क्या रह गए हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। अन्य तथ्य, उदयपुर जिले की आकृति कैसी है? उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। किस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है? उदयपुर की। जबकि उदयपुर संभाग की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? श्रीलंका के समान है। शुरू में अपन ने देख लिया था, उदयपुर जिले 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। चलो उसके बाद है उदयपुर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। और न्यूनतम की बात करें, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग। अजमेर का सिर्फ भीलवाड़ा जिला सीमा बनाता है। गुजरात राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा उदयपुर राज्य बनाता है। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस उदयपुर जिले में है। और राज्य का जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, पहली बार उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। पहली बार किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने। फिर इसको मान राग में किसने गाया था? मान राग में गाया था केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, अपने मरु को किला अल्लाह जिल्ला बाई। अल्लाह जिल्ला बाई ने इसको मान राग में गाया था। नेक्स्ट बात करें चावंड। चावंड की बात करें तो चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। और कब बनाई इसको राजधानी? तो 1585 में बनाई गई। कब तक रही? 1615 तक, यानी आगे 30 सालों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही है चावंड। गोगुंदा की बात करें, गोगुंदा में 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। नेक्स्ट बात करें सहेलियों की बाड़ी। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह महल राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था, सहेलियों की बाड़ी। नेक्स्ट शिल्पग्राम, उदयपुर के निकट 1989 में निवासी में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प और लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सृजन किया गया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को इस शिल्पग्राम का उद्घाटन किया गया है हवाला गांव में। चले आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तरों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो देख लीजिए इसमें, और कितना आपको याद रहा देखिए। पहला प्रश्न है राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़, बेराट, बालाथल या गिलुंड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसे आगाटपुर कहते हैं, इसको धूलकोट कहते हैं, बेड़च नदी के किनारे है ना, आयड़ नदी के किनारे। अगला है मेवाड़ के एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मेवाड़ के जो वास्तविक शासक माना जाता है एकलिंगनाथ जी, पाशुपत संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, लकुली संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मंदिर का निर्माण करवाया। फिर बाद में मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। उदयपुर जिले से निम्न में से कौन सा बांध उदयपुर में स्थित नहीं है? कौन सा बांध उदयपुर में स्थित नहीं है? बांध या झील जो है स्वरूप सागर, अजीत सागर, उदय सागर, सोम कागदर। तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत सागर। अजीत सागर यहाँ पे नहीं है उदयपुर में, अजीत सागर झुंझुनू में। ये कहाँ है? तो ये है झुंझुनू में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ? नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो बताएंगे नटनी का चबूतरा जो है ये बना हुआ है पिछोला झील के किनारे, बीजारी नामक स्थान पे, बीजारी नामक स्थान पिछोला झील के किनारे।
नटनी का नाम था गलकुबाई। क्या नाम था? गलकुबाई। गलकुबाई नटनी का एक चबूतरा है पिछोला झील के किनारे। नेक्स्ट है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान में लाई गई है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा। कहाँ है? नाथ द्वारा। प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। राजसमंद में है ये। तो ये मूर्ति लाई गई थी औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तो फिर यह मूर्ति लेकर के अपने राजस्थान में लेकर के आए थे। और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे जब मूर्ति लाई गई थी? तब मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। राज सिंह के समय ये मूर्ति लाई गई है, महाराणा राज सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में किसका राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा उदय सिंह। वैसे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से महाराणा उदय सिंह है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, 1537 में होता है। और फिर बाद में महाराणा प्रताप का भी वैसे 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहले 1572 में गोगुंदा में हुआ था, और दूसरी बार विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ है वो कुंभलगढ़ में हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर महाराणा उदय सिंह सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा के शासन, जब शासक बनते समय महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, नासिर शाह, मुजफ्फर शाह या महमूद बेगड़ा। तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय मालवा के शासक थे नासिर शाह। उस समय मालवा के शासक थे नासिर शाह। फिर बाद में शासक बने थे महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड, ठीक है। और महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य एक युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध। दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, कौन सा? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, 1519 में। चलिए अगला है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? बांडोली, कोलियारी, कुंभलगढ़ या चावंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई थी, ठीक है। चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की। और कितने साल जिंदे रहे थे? यह भी रीट में पूछा था 2012 में, महाराणा प्रताप कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? तो महाराणा प्रताप 57 वर्ष तक जीवित रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, बाबा का भाखड़ा व प्यारी नामक टापू का संबंध कौन सी झील से है? बाबा का भाखड़ा व प्यारी नामक टापू कौन सी झील से है? राजसमंद झील, पिछोला झील या फिर जयसमंद या उदय सागर? तो राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील में छोटे मोटे 7 टापू है, ठीक है। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। ये भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, और इसमें छोटे मोटे 7 टापू है। बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा है और छोटे टापू का नाम प्यारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी बावड़ी उदयपुर में स्थित है? कौन सी बावड़ी उदयपुर में स्थित है? चांद बावड़ी, चोर बावड़ी, पन्ना मीणा बावड़ी, हरामखोर बावड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चोर बावड़ी। चोरों की बावड़ी ये उदयपुर में है, और इसका नया नाम है विजय बावड़ी। इसको नया नाम क्या का नाम से जानते हैं? विजय बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित जंतुआलय की स्थापना कब की जाती है? उदयपुर का जो जंतुआलय है, पहला जंतुआलय तो जयपुर है, दूसरा जंतुआलय आपका उदयपुर जंतुआलय है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो बताएंगे इसकी स्थापना 1876 में की गई है।
नेक्स्ट अगला देखिए अपन, निम्न में से कौन से उपनाम उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? उदयपुर से संबंधित नहीं है। फव्वारों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, झीलों की नगरी या सितारों का शहर। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा उदयपुर का उपनाम नहीं है, निकनेम नहीं है? पहाड़ों की नगरी नहीं है। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, मनसा माता का मंदिर, मनसा माता, मनसापूर्ण माता, करणी माता, ये कौन सी, किसके निकट स्थित है? ये किसके निकट स्थित है? तो बताएंगे, ऑप्शन आपको दे रखा, दूध तलाई, रक्त तलाई, धूप तलाई। तो ये है दूध तलाई के निकट है। और राजस्थान का जो दूसरा रोपवे लगाया गया है वो यहीं पर लगाया गया है रोपवे। पहला सुंदा माता है, दूसरा करणी माता उदयपुर, मनसापूर्ण माता भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है नेहरू उद्यान निम्न में से किस झील पर स्थित टापू पर है? नेहरू उद्यान, तो बात करेंगे नेहरू उद्यान जो है ये है अपने फतेह सागर झील पे एक टापू पर नेहरू उद्यान है। यस, निम्न में से किस देवता के पत्थर के बेल चढ़ाने का रिवाज है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पत्थर के बेल चढ़ाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा गोसन बावजी, गोसन बावजी। अगली है, उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? कोठारी, आयड़, बनास या बेड़च? तो ये तो दोनों एक ही है, लेकिन अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा? आयड़ नदी करना पड़ेगा। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? बाद में बेड़च नदी हो जाता है, पहले आयड़ नदी कहा जाता है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो ये हो जाएगा अपने पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश जी इसके स्थापना करने वाले थे। लकुलिश जी को 24वें जो शिव का अवतार माना जाता है, शिव जी का अंतिम और 24वां अवतार माना जाता है। इनको पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला, महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के निकट किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह हो जाएगा मोती मगरी पर, मोती मगरी पर फतेह सागर झील के निकट है पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाता है? शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा महासत्या, महासत्या कहा जाता है। और कहाँ है ये? आहड़, कहाँ है? आहड़ में। और आहड़ की छतरियों में पहली छतरी किसकी है? तो आहड़ की छतरियों में पहली छतरी बताओगे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की छतरी पहली छतरी है। चले, उसके बाद सभी महाराणाओं की छतरियां यही है। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। अगला है, उदयपुर में स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा हवाई अड्डा उदयपुर जिले में स्थित है? तो अपन बताएंगे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। कहाँ है ये? ये है अपना डबोक, कहाँ है? डबोक, उदयपुर में। नेक्स्ट, मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं, मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकलिंगनाथ जी, कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले में कौन सा पशुधन पाया जाता है? सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन उदयपुर में पाया जाता है? तो कौन सा देखा था अपन ने देखा था गायें सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में पाई जाती है। अगला, कौन सा स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सा उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? नगरी, बालाथल, आहड़ या ईसवाल? तो राइट आंसर हो जाएगा नगरी, नगरी नहीं है। नगरी, ये नगरी चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ते हैं? चित्तौड़गढ़ में। इस नगरी का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था मध्यमिका, ठीक है, जो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। नेक्स्ट प्रश्न,
मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी किसे मानते हैं? तो सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट, उदयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है? सबसे ज्यादा उदयपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बताएंगे भील। भील है। एक और ध्यान रखना, कथोड़ी भी यहीं पर ही निवास करती है। ठीक है। गरासिया, गरासिया ये सिरोही हो जाएगा। शहरिया, शहरिया हो जाएगा अपने बारां, और मीणा हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, किस पठार का संबंध उदयपुर जिले से नहीं है? उपरमाल, लसाड़िया, बोराट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरमाल। उपरमाल उदयपुर में नहीं है। उपरमाल का पठार चित्तौड़ के बेंस रोड गढ़ से, चित्तौड़ के बेंस रोड गढ़ से कहाँ तक है? बेंस रोड गढ़ से बिलवाड़ा के बिजोलिया के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, इसको उपरमाल क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, उदयपुर शहर के चारों ओर फैली गोलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर के चारों ओर फैली हुई गोलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अपना, क्या होगा? गिरवा। गिरवा के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश, बांगर शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं बांगर। और बाकर, बाकर जो है सिरोही में उबड़ खाबड़ ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको बाकर कहते हैं। खादर उपजाऊ क्षेत्र है, उसको खादर कहते हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर के राजमहलों की तुलना विंडसर महलों से किस विद्वान ने की थी? उदयपुर के जो राजमहल है उसकी तुलना विंडसर महलों से किसने तुलना की थी? तो आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की तुलना की है। राजस्थान के विंडसर महल कहाँ है? अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो सास बहू का मंदिर ये हो जाएगा अपना नागदा। नागदा उदयपुर में है। मूलतः ये इसका नाम क्या था? मूल रूप से इसका नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था। सहस्त्र बाहु मंदिर जो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। अपभ्रंश होकर के सहस्त्र बाहु से क्या बन जाता है? ये सास बाहु बन जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि उदयपुर जिले में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव उदयपुर जिले में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा उदयपुर महोत्सव हो जाएगा अपने उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव हो जाएगा। ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू में। माउंट आबू में। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला देखते हैं, सपनों का मंदिर किसे कहा जाता है? कौन सा मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है? सपनों का मंदिर ये हो जाएगा उदयपुर के जगदीश भगवान जगदीश मंदिर। किसने बनाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, देबारी समझौते में किसका संबंध नहीं है? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और टोंक। तो इसमें हो जाएगा टोंक। वो 1708 में एक समझौता होता, देबारी समझौता। देबारी समझौता। इस देबारी समझौता में कौन कौन भाग लेते हैं? देबारी समझौता में मेवाड़ और मारवाड़ और आमेर। आमेर क्या नाम था? जयपुर था। चलो आमेर। मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ के कौन थे? अजीत सिंह। और आमेर के कौन थे? तो आमेर का नाम बताओगे सवाई जय सिंह फर्स्ट। सवाई जय सिंह फर्स्ट, वो मेवाड़ के सवाई जय सिंह फर्स्ट, जिसमें देबारी समझौते में भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें बात कही गई कि अपन ना तो मुगलों का साथ देना है और ना मुगलों का साथ लेना है। यस। अगला है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है?
नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। अगला प्रश्न है, आहाड़ में बनी छत्रियों में प्रथम छत्री किस मेवाड़ के शासक की है? तो आहाड़ की छत्रियों में बनी छत्री पहली छत्री किसकी है? तो बताएंगे ये महाराणा अमर सिंह प्रथम की छत्रियां। इसके बाद सभी महाराणाओं की छत्रियां, इनके बाद महाराणा अमर सिंह के बाद में सभी छत्रियां आहाड़ में ही है। अगला है, सौर ऊर्जा चलित नाव सबसे पहले किस झील में चलाई गई है? सौर ऊर्जा संचालित नाव सबसे पहले कौन सी झील में चलाई गई है? तो सौर ऊर्जा संचालित नाव ये हो जाएगा अपने पिछोला झील में। ठीक है, पिछोला झील में नाव चलाई गई। जबकि सौर वेधशाला आ जाए, सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो वो है फतेह सागर झील में। नेक्स्ट, उदयपुर से पूर्व मेवाड़ की राजधानी क्या थी? उदयपुर से पहले मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। पहले चित्तौड़ राजधानी हुआ करती थी। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो फिर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बना देता है। अगला, जग मंदिर जग निवास पैलेस ये महल कौन सी झील में स्थित है? जग मंदिर व जग निवास महल ये कौन सी झील में स्थित है? तो ये हो जाएगा अपने पिछोला झील में। ठीक है, और इस जग मंदिर महलों में ही शाहजहां अपने पिता सलीम जहांगीर से विद्रोह करके इन महलों में शरण ली थी। ठीक है, और इन्हीं महलों को देख करके शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली और नीमच छावनी से भाग करके आए अंग्रेज अधिकारियों को शरण भी स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में दी है। उदयपुर जिले में स्थित राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना हवाला गांव। हवाला गांव ये राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? उदय सागर, स्वरूप सागर, फाय सागर या फतेह सागर? तो हो जाएगा फाय सागर। ये कहाँ है? ये अजमेर में है फाय सागर। नेक्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र उदयपुर जिले में है? कौन सा अभ्यारण्य ये उदयपुर जिले में है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य? तो ये हो जाएगा अपना फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते, जगत के अंबिका माता मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो? तो जगत अंबिका को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो तो ये हो जाएगा बंड देवरा बारा को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है और हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा बारा को कहा जाता है। रूटी रानी महल व चित्रित हवा महल किस नदी के किस झील के किनारे हैं? रूटी रानी महल और चित्रित हवा महल तो ये हो जाएगा अपना जयसमंद झील के किनारे बने हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदयपुर का भौगोलिक उपनाम नहीं है? राजस्थान का कश्मीर बिल्कुल कहते हैं। हेरिटेज सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस ये नहीं कहते हैं। हेरिटेज सिटी नहीं कहते हैं, बाकी सभी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं। नेक्स्ट, उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? उदयपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा बिज्जू। बिज्जू उदयपुर का शुभंकर हो गया। नेक्स्ट है, जावर में चांदी की खान का पता किस शासक के काल में लगा था? किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान स्थापित हुई? तो ये हो जाएगा अपने महाराणा लक्ष्य सिंह, जिनको महाराणा लाखा भी कहा जाता है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र उदयपुर जिले में नहीं है? कौन सी नदी उदयपुर जिले से होकर के
नहीं गुजरती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बनास। बनास नदी उदयपुर जिले से नहीं गुजरती, बाकी गोमती, बेड़ज, साबरमती ये गुजरती है। अगला प्रश्न देखें, सहेलियों की बाड़ी किस झील के निकट स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील के निकट है? तो सहेलियों की बाड़ी हो जाएगी फतेह सागर झील के निकट है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो बताएंगे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ है। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ है। नेक्स्ट है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो ये हो जाएगा जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है, जो उर्वरक खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उदयपुर की स्थापना कब की गई? उदयपुर की स्थापना कब की गई है? तो ये हो जाएगा 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई है। लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर के द्वारा की गई है 1952 में। 1952 में देवीलाल सांबर के द्वारा लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, उदयपुर के वल्लभ नगर में कौन सा संस्थान स्थापित है? तो ये हो जाएगा वल्लभ नगर, इसमें हो जाएगा अपने बेस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट, उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपने सज्जनगढ़ दुर्ग को। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस कहा जाता है। नेक्स्ट, हल्दी के उत्पादन में उदयपुर जिले का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपना जाडौल क्षेत्र। नेक्स्ट, कौन सी हवेली उदयपुर जिले में स्थित है? तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हो जाएगा अपने बागोर की हवेली, पिछोला झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा उदयपुर से स्पर्श नहीं करती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा उदयपुर जिले से नहीं छूती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 को हुई, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खान और खनिज लिमिटेड इसका मुख्यालय उदयपुर में है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे 1967 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। नाथरा की पाल कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुए उदयपुर जिला के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और कंप्लीट जानकारी देखी है। इसके अलावा यदि कुछ रह गया है और आपके दिमाग में आ रहा है कि ये जानकारी भी इसमें नोट करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को भी अपन इसमें ऐड करेंगे। अब मिलेंगे अपन नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।